हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 के चैप्टर 17 में सेक्शन 403 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय से संबंधित है। सेक्शन 402 तक मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इंडियन पीनल कोड से संबंधित सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये चैनल और वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से लेकर धारा 402 तक अभी तक मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन वीडियोस के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। धारा 403 की बात करते हैं। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में बात करती है। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में धारा 403 बात कर रही है। धारा 403 संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 से लेकर आगे की धाराओं के बारे में जो बात की गई है, इसमें धारा 403 सेक्शन 403 जो है वह आपराधिक दुर्विनियोग की बात करता है और सेक्शन 405 यह आपराधिक न्यास भंग की बात करता है। तो पहले हम आपराधिक दुर्विनियोग को समझते हैं। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 403 की परिभाषा को दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। क य की संपत्ति को उस समय जबकि क उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, य के कब्जे में से सद्भावनापूर्वक लेता है। क चोरी का दोषी नहीं है, किंतु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। स्पष्टीकरण 1 से पता चलता है, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना धारा 403 के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। इसे एक अन्य दृष्टांत के माध्यम से समझ पाएंगे। क को य का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। क यह जानते हुए कि यह वचन पत्र य का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा। यहाँ क ने धारा 403 के अधीन अपराध किया है। स्पष्टीकरण 2 देखते हैं। इसके दोनों स्पष्टीकरण इम्पॉर्टेंट है। स्पष्टीकरण 2 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। और यह स्पष्टीकरण बताती है, जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्त समय तक रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। ऐसी दशा में युक्त साधन क्या है?
या युक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह इतना ही पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावनापूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता। अन्य दृष्टांत के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। दृष्टांत क बताती है, क को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ क ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसे उसकी संपत्ति के बारे में पता ही नहीं, उस संपत्ति के स्वामी के बारे में पता नहीं है, या यह सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि इस सड़क पर पड़े रुपए का असली स्वामी कौन है या असली स्वामी नहीं मिल सकता। यह सद्भावनापूर्वक उसको विश्वास है और वह पैसे उठा लेता है, तो यहाँ उसने कोई अपराध नहीं किया है। अन्य दृष्टांत हैं जिसे आप देख सकते हैं। दृष्टांत च बताती है, क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। आवश्यक तत्व जो निकल के आ रहे हैं धारा 403 में, वो ये, पहला कि किसी एक व्यक्ति के स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोजन या परिवर्तन, अर्थात किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन किया गया हो। और दूसरा है कि ऐसी संपत्ति चल अवश्य होनी चाहिए, अर्थात चल संपत्ति का ही बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोजन अपने उपयोग के लिए, अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया गया हो तो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध बनता है। एक व्यक्ति के स्वयं के लिए आवश्यक तत्व जो दे रहा है, इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोजन या संपरिवर्तन जो है, क्योंकि धारा 403 में वर्णित अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से लिया जाए। जो आवश्यक तत्व है कि पहला जो है, एक व्यक्ति के स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोजन या परिवर्तन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 403 में कहीं भी ये नहीं वर्णित है कि अपराध के लिए संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से लिया जाए, यह आवश्यक नहीं है। संपत्ति पर आधिपत्य निर्दोष ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भागीराम डोम बनाम अवर डोम 1888 का एक प्रकरण हुआ जिसमें आशय परिवर्तन के कारण या किसी नए तथ्य के ज्ञान जिससे कि पक्षकार प्रारंभतः अवगत नहीं था के आधार पर यदि संपत्ति में आधिपत्य बनाए रखता है तो ऐसा आधिपत्य सदोषपूर्ण और कपटपूर्ण बन जाता है। भागीराम डोम बनाम अवर डोम 1888 का प्रकरण था जिसमें कि यह बताया गया कि परिवर्तन के कारण, आशय परिवर्तन के कारण, जिसमें बताया गया कि आशय परिवर्तन के कारण या किसी नए तथ्य के ज्ञान जिससे कि पक्षकार प्रारंभतः अवगत नहीं था, पूर्ण में उसको पता नहीं था, इस आधार पर यदि संपत्ति में वह आधिपत्य बनाए रखता है तो ऐसा आधिपत्य सदोषपूर्ण और कपटपूर्ण बन जाता है। दूसरा जो तत्व है कि ऐसी संपत्ति चल अवश्य होनी चाहिए,
बंधु 1885 इलाहाबाद का एक प्रकरण हुआ था, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। बंधु 1885 इलाहाबाद का प्रकरण था जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि केवल चल संपत्तियां ही आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की विषय वस्तु होती हैं। हिंदू धर्म की किसी रूढ़ि के अंतर्गत यदि किसी बैल को मुक्त विचरण हेतु छोड़ दिया गया तो वह बैल न तो किसी की संपत्ति है और न ही कोई व्यक्ति उस पर आधिपत्य प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसके वास्तविक स्वामी ने स्वामित्व संबंधी अपने अधिकारों को त्याग दिया है और बैल को उन्मुक्त कर दिया है, जिससे वह जहाँ भी चाहे वह जाए। एक अन्य मामला हुआ था राजा हुसैन 1904 का। इसमें ब और सौ दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और ब के पास इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट था तथा सौ के पास इलाहाबाद से कानपुर तक का। ब ने, जो एक अनपढ़ महिला थी, अपना टिकट को यह देखने के लिए पकड़ा दिया कि यह टिकट वैध है या नहीं। वैध है अथवा नहीं यह देखने के लिए उस अनपढ़ महिला जो ब थी उसने को टिकट पकड़ा दिया। अब सौ ने ब को उसका टिकट लौटाने के बजाय अपना टिकट दे दिया। सौ को यहाँ आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दंडित किया गया। इसी से संबंधित था राजा हुसैन 1904 का मामला। तो इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 403 जो कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग यानी आपराधिक दुर्विनियोग की बात करता है, जिसे हमने डिटेल में समझा। कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ 1960 का एक वाद हुआ, जहां अभियुक्त रेलवे में एक कर्मचारी था ने रेल से भेजे गए किसी माल को कंपनी की ओर से प्राप्त कर लिया, परंतु कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया। यहाँ तक कि उसने यह मिथ्या सूचना दी कि उसने माल प्राप्त नहीं किया था, जबकि उसने रेलवे साइडिंग से माल को हटा लिया था। यह अभी निर्धारित किया गया कि उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया है। धारा 404 के बारे में देखते हैं। जो ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, ऐसी संपत्ति जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, उस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया जाता है। इसके संबंध में धारा 404 बात करती है। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या उसके उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो उसके कारावास की अवधि होगी 7 वर्ष तक की। दृष्टांत क्या कहती है? यह के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक क उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। तो यहाँ पे क जो है वह धारा 404, तो यहाँ पर क धारा 404 में वर्णित अपराध का दोषी है। धारा 405 इम्पोर्टेंट है, ये आपराधिक न्यास भंग की बात करती है। ऊपर हमने बात किया था धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग की बात किया था, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। आपराधिक दुर्विनियोग धारा 403 बताती है और आपराधिक न्यास भंग यह धारा 405 बताती है। तो धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित किया गया है। धारा 405 के अनुसार जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को
न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। स्पष्टीकरण 1। जो व्यक्ति किसी स्थापना का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापना कर्मचारी, भविष्य निधि या प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि का कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गई है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। स्पष्टीकरण 2 देखते हैं। जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी अभिदाय की कटौती करता है, जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गई है जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है, और यदि वह उक्त निधि में से ऐसे अभिदाय के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करेगा और उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि द्वारा यथापूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। इसके विषय में दृष्टांत से स्पष्ट हो जाएगा। दृष्टांत पढ़ेंगे हम। दृष्टांत 4 देखते हैं। दृष्टांत 4 में बताया गया है, भूमि से या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास जो एक वाहक है संपत्ति न्यस्त की है, क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। इस प्रकार आपराधिक न्यास भंग स्पष्ट समझ पाए होंगे। आपराधिक न्यास भंग के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, पहला है कि किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई स्वत्व न्यस्त किया गया हो, यानी व्यक्ति को संपत्ति सौंपी गई थी या इसके ऊपर आधिपत्य दिया गया था। और दूसरा है संपत्ति व्यक्ति ने बेईमानी पूर्वक इसे दुर्विनियोजित किया या इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तित किया या इसका उपयोग किया या इसे निस्तारित कर दिया। और तीसरा है कि वह या उसके आग्रह पर किसी अन्य व्यक्ति ने ढंग को
विहित करते हुए उसमें न्यास को निर्वहन किया जाना है। विधि के किसी निर्देश के या कोई विधिक करार जो अभिव्यक्त या अंतर्निहित है, जो उसने ऐसे न्यास के निर्वहन के संबंध में उल्लंघन में ऐसा किया हो। तो आवश्यक तत्व को ऐसे समझ पाएंगे कि किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई स्वत्व न्यस्त किया गया हो। इसे आप आसान लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं आवश्यक तत्व के बारे में कि किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई स्वत्व न्यस्त किया गया हो। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि संपत्ति पर अख्तियार रखने वाला व्यक्ति होना जरूरी है और उस संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर ले। ऐसा अख्तियार रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर ले या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर ले, या ऐसे न्यास के निर्वहन हेतु प्रक्रिया विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी वैध संविदा का अतिक्रमण किया गया हो और बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन कर ले अथवा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाना सहन कर ले। तो ये आपराधिक न्यास भंग के आवश्यक तत्व हो गए। एक महत्वपूर्ण केस है इससे रिलेटेड, प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार 1985 का यह वाद है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार। इस वाद में अपीलार्थी का कथन था कि उनकी स्त्री धन संपत्ति सास ससुर को न्यस्त कर दी गई थी, जिसका उन लोगों ने दुर्विनियोग कर लिया। यह अभिनिर्णित हुआ कि यह आपराधिक न्यास भंग का अपराध है। इसे सिद्ध करने का अपीलार्थी को पूरा अधिकार है। वेलजी राघवजी बनाम राज्य 1965 का एक अन्य वाद था, जो धारा 405 के तहत अभियुक्त को संपत्ति पर अख्तियार न्यस्त किया जाना साबित करने के लिए केवल उस व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार था, यह साबित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित किया जाना आवश्यक है कि संपत्ति पर उसका अधिकार न्यस्त किए जाने के कारण था। इस प्रकार आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग को आपने डिटेल में समझा। आपराधिक दुर्विनियोग जो कि इस प्रकार आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग को आपने डिटेल में समझा। आपराधिक दुर्विनियोग जो कि धारा 403 आपराधिक दुर्विनियोग जिसके बारे में धारा 403 बात करती है, और आपराधिक न्यास भंग के बारे में धारा 405 बात करती है। धारा 403 और 405 के बारे में डिटेल से समझने के बाद आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में क्या अंतर है, इसे हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, जिसे आप लिख सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। आपराधिक दुर्विनियोग के आवश्यक तत्वों को हमने समझा था। अलग अलग आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक दुर्विनियोग के पॉइंट्स को अभी हम देखते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में तो धारा 403 बात कर रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करती है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 405 जो है वह आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है। और आपराधिक दुर्विनियोग में जिस संपत्ति को अपने उपयोग में लाया जाता है उसका कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, जबकि आपराधिक न्यास भंग में किसी व्यक्ति के पास वैश्वासिक हैसियत में जो संपत्ति रहती है उसका वह संपरिवर्तन करता है, अर्थात संपत्ति उसे न्यस्त की गई रहती है। और आपराधिक दुर्विनियोग में किसी प्रकार का ऐसा कोई संबंध नहीं रहता है। आपराधिक दुर्विनियोग में ऐसा कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन आपराधिक न्यास भंग में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का संवेदात्मक संबंध रहता है, चाहे वह संबंध अभिव्यक्त या विवक्षित जो भी हो सकते हैं।
और आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति अपराधी के कब्जे में आकस्मिक रूप से आती है, अर्थात संपत्ति दुर्घटनावश या अन्यथा अपराधी के कब्जे में आती है और उसके बाद उसके द्वारा वह अपने उपयोग में लाई जाती है। जबकि आपराधिक न्यास भंग में क्या होता है, संपत्ति अपराधी को विधिपूर्ण ढंग से न्यस्त की जाती है और वह उसे बेईमानीपूर्ण आशय से उपयोग कर लेता है अथवा जानबूझकर किसी उस संपत्ति से संबंधित न्यास का अनुपालन न कर उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग किए जाने की अनुमति देता है। और धारा 403 जो कि आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है, उसके लिए दंड धारा 404 में निर्धारित और धारा 403 जो कि आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करती है, इसी के आधार पर धारा 403 जो कि संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग या आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करती है, इसके लिए दंड भी इसी धारा में वर्णित है। और धारा 405 जिसमें आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित किया गया है, इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 406 में किया गया है। धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड की व्यवस्था करती है, जो कि किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो आपराधिक न्यास भंग के लिए 3 वर्ष के कारावास की अवधि निर्धारित की गई है और आपराधिक दुर्विनियोग के लिए धारा 403 में 2 वर्ष के दंड की अवधि निर्धारित की गई है। आगे की धाराएं जो धारा 407 है, वो वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग के बारे में बात करती है, जिसके लिए कारावास की अवधि 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जा सकेगा। धारा 408 है, लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग के बारे में बात करती है और इसके लिए 7 वर्ष तक की अवधि और जुर्माना 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों का दंड निर्धारित किया गया है। धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग के बारे में बताता है और इसके लिए जो सज़ा निर्धारित की गई है वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जीवन दास बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1999 का वाद है, जिसमें धारा 409 के अधीन अपराध के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त लोक सेवक है और ऐसी हैसियत में उसको संपत्ति सौंपी गई थी और उसने उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यास भंग कारित किया है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने धारा 409 तक पढ़ लिया। आगे के वीडियोस में चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें धारा 410 और उससे आगे की धाराओं में विवरण दिया गया है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।